दोस्तों इस वीडियो में हम नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एनसीएल के सभी टेक्निकल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यह पेपर 30 जून 2025 को लिया गया था, तो हम इसके एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि एसी मोटर स्टेटर से जली हुई वाइंडिंग को स्टेटर कोरोड को नुकसान पहुंचाए बिना हटाने के लिए सबसे प्रभावी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि वाइंडिंग को ढीला करने के लिए उच्च ताप अनुप्रयुक्त करना। तो दोस्तों ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है मोटर वाइंडिंग कर्षक का उपयोग करना। तो दोस्तों वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं वाइंडिंग निकालने के लिए? वाइंडिंग कर्षक का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है वाइंडिंग को विघटित करने के लिए रासायनिक विलयन का उपयोग करना। दोस्तों यहाँ पर हम निकालने की कोई भी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर डी दे रखा वाइंडिंग को हथौड़े से पीट कर बाहर निकालना। तो दोस्तों ऐसा भी हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी ऊर्जा मापी को यथार्थता के लिए अंशांकित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारे पास कोई भी ऊर्जा मापी होता है तो उसको हम अंशांकित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक होता है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर दे रखा है मापी की वोल्टता। ऑप्शन बी दे रखा है आसपास के वातावरण का प्रभाव। तो ये भी जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी प्रयुक्त करंट ट्रांसफार्मर की यथार्थता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी। जो करंट ट्रांसफार्मर है वो शुद्ध होना चाहिए, उसकी यथार्थता सही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर BIS 9320-1979 के अनुसार उच्च वोल्टता परीक्षण के दौरान निम्न और मध्यम वोल्टेज मशीनों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य विद्युतरोधी प्रतिरोध कितना होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर पूछा है निम्न मध्यम वोल्टेज मशीनों के लिए, तो ये हमेशा 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। 1 मेगा ओम से हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर एडिशन सेल में ऋण प्लेट किसकी बनी होती है। तो दोस्तों हमको पता है जो एडिशन सेल होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम निकल आयरन सेल भी बोलते हैं। तो निकल आयरन सेल में जो निकल आयरन सेल होता है इसमें जो बताया कि ऋण प्लेट किसकी बनी होती है। तो दोस्तों ये बनी होती है आयरन की यानी फेरस, और जो पॉजिटिव होती है वो निकिल की बनी होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऋण प्लेट किसकी बनी होगी? आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर में कंटिन्यूटी टेस्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छी वाइंडिंग निम्न प्रतिरोध दर्शाती है। तो दोस्तों हमको पता है ये सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर दे रखा है शून्य प्रतिरोध एक खुले परिपथ को इंगित करता है। ये जो शून्य प्रतिरोध होता है जिस वाइंडिंग में वह खुले परिपथ को इंगित करता है। दोस्तों लेकिन यह गलत है कि शून्य प्रतिरोध क्या दर्शाएगा वहाँ पर? ओपन, ये शॉर्ट वाइंडिंग को दर्शाएगा, न कि ओपन वाइंडिंग को दर्शाएगा। 3 नंबर दे रखा है कि बहुत अधिक प्रतिरोध का मतलब है कि वाइंडिंग अविच्छिन्न है, मतलब जो वाइंडिंग है वो बीच में से टूटी हुई है। जिस वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा, बहुत अधिक प्रतिरोध का मतलब कि वाइंडिंग अविच्छिन्न है, मतलब टूटी हुई नहीं है। तो यदि वाइंडिंग बीच में से टूटी हुई नहीं है तो उसका प्रतिरोध अधिक नहीं होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा। तो ये भी गलत है। 4 नंबर दे रखा है यहाँ पर कई टेप का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक टेप और मुख्य टर्मिनल के बीच अविच्छिन्नता की जांच करना आवश्यक है। हाँ दोस्तों, तो ये भी सही है। यदि हमको अलग अलग वाइंडिंग की जांच करनी है तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक वाइंडिंग पर हम टर्मिनलों पर उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे सभी वाइंडिंग के लिए। तो इसका ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका पहला सत्य है और 4 नंबर सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर डीसी मोटर अनुरक्षण में ग्रोलर का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों हमको पता है जो ग्रोलर का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ये हमेशा शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए किया जाता है।
जो ग्राउलर होते हैं हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरनल ग्राउलर, एक एक्सटर्नल ग्राउलर, जिसका प्रयोग हम आर्मेचर की शॉर्ट सर्किट की जांच करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, एक आरएलसी श्रेणी क्रम नेटवर्क में आर 10 ओम है, एल 10 एच है, हेनरी है तथा सी 1 फेरड है। यदि पास धारा 2 एम्पियर है तो विद्युत परिपथ द्वारा खपत की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर विद्युत परिपथ द्वारा कितनी शक्ति खपत होगी उसकी गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे फॉर्मूला P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर हमको आई कितना दे रखा है, 2 एम्पियर दे रखा है, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास एल है और सी है, ये कोई भी शक्ति खपत नहीं करते हैं। कोई भी परिपथ में ये एक स्टोरेज की तरह कार्य करते हैं, यानी करंट को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर ये शक्ति खपत नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को लेंगे 10 ओम। तो यहाँ पर हम करंट रखते हैं तो 2 का स्क्वायर इंटू 10, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा ये 40 वाट आ जाएगा। तो 40 वाट यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पदार्थ का ऊर्जा बैंड अंतराल सबसे अधिक होता है। दोस्तों वो कौन सा पदार्थ है जिसमें ऊर्जा बैंड अंतराल अधिक होता है, तो वो होता है एक इंसुलेटर पदार्थ होता है जिसमें ऊर्जा बैंड अंतराल सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और जो कंडक्टर होता है, चालक होता है, उसमें सबसे कम होता है। और जो अर्धचालक होता है उसमें जो अचालक होता है और चालक के बीच का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, कि जो निम्नलिखित में से कौन सा एक संचायक सेल है, यानी स्टोरेज सेल कौन सा है इनमें। ऑप्शन ए है निकल आयरन सेल, ऑप्शन बी है कार्बन जिंक सेल, ऑप्शन सी है लिथियम सेल, ऑप्शन डी है सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो दोस्तों जो संचायक सेल होता है, स्टोरेज सेल, ये होता है निकल आयरन सेल, जिसको हम एडिशन सेल भी बोलते हैं। हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि जो एडिशन सेल होता है उसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है किसका बना होता है, तो दोस्तों वहां पर ये आयरन का ही बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एसी से डीसी परिचालन का एक सामान्य अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए है सौर पैनल प्रणाली, ऑप्शन बी है प्रकाश मंदक परिपथ, ऑप्शन सी है औद्योगिक पंखे एवं ब्लोअर, ऑप्शन डी है ट्रांसफार्मर परीक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये होगा ऑप्शन सी, औद्योगिक पंखे और ब्लोअर, जो एसी से डीसी में परिचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में ताप प्रभाव को समझने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण की पहचान कीजिए। दोस्तों जो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो ताप के प्रभाव को समझता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे पीएन संधि डायोड, ऑप्शन बी है थर्मिस्टर, ऑप्शन सी है पावर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है जेनर डायोड। तो दोस्तों जो थर्मिस्टर होता है, थर्मल प्रेस रेजिस्टर, जिसको हम थर्मिस्टर बोलते हैं, तो ये ताप के प्रभाव को समझता है, मतलब टेम्परेचर से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्लक्स घनत्व को अपरिवर्तित मानते हुए यदि ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण निर्धारित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर किया जाता है तो करोड़ हानियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हमको पता है जो करोड़ हानि होती है जिसको हम लोहा हानि भी बोलते हैं, ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे कोर हानियां बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा करोड़ हानियों में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बैटरी का जीवन काल बढ़ाने में सहायता करता है। ऑप्शन ए है बैटरी में रासायनिक मार्जक का उपयोग करना, ऑप्शन बी है बैटरियों को धूप में रखना, ऑप्शन सी है शील्ड मेंटेनेंस फ्री, बैटरी में आसूत जल डालना, ऑप्शन डी है नियमित अनुरक्षण करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए ये होगा ऑप्शन डी, जो हमेशा बैटरी का नियमित अनुरक्षण करेंगे तो उसका जीवन काल हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक 100 वाट लैंप की दीप्त क्षमता 50 ल्यूमेन प्रति वाट है।
इसका कुल दीप्त फ्लक्स कितना है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कुल दीप्त फ्लक्स कितना है, तो हमको पता है कि हम जो दक्षता होती है ये होती है ल्यूमेन प्रति वाट, यानी ल्यूमेन प्रति वाट में होती है, यानी जो होती फ्लक्स अपॉन वाट क्षमता। तो हम इसकी दक्षता कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। और ल्यूमेन कितना दे रखा है, ल्यूमेन हमको फ्लक्स हमको निकालना है, तो ल्यूमेन प्रति वाट कितना है, 100। तो जैसे हम 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5000 ल्यूमेन, 5000 ल्यूमेन यहाँ पर कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई लोड 500 वाट की खपत करता है तथा आभासी शक्ति 600 वोल्ट एम्पियर है, तो शक्ति गुणक ज्ञात करना। तो शक्ति गुणक कितना है यहाँ पर, तो दोस्तों हमको शक्ति गुणक बताना है। तो हमको पता है जो cos फाई होता है, यानी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई बराबर R/Z, या हम जानते हैं ये होता है वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति का अनुपात। यहाँ पर वास्तविक शक्ति कितनी है, यह है 500 वाट, और जो आभासी शक्ति है कितनी है, 600 वोल्ट एम्पियर। तो हम cos फाई को, यानी पावर फैक्टर होता है वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात, या हम इसको बोल सकते हैं R/Z, यानी प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात। तो जैसे हम 500 में 600 को डिवाइड करें, 500 को 600 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा ऑप्शन सी, 0.83 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय रिले में आर्मेचर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। जो विद्युत चुंबकीय रिले होती है उसमें आर्मेचर का काम क्या होता है। ऑप्शन ए है रिले कुंडली की सुग्राहिता को बढ़ाना, ऑप्शन बी है रिले कुंडली के सक्रिय होने पर संपर्कों को खोलना या बंद करना। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करता है आर्मेचर, जैसे ही हम कुंडली को सप्लाई देंगे तो वहाँ पर विद्युत चुंबक बनेगा और वह उसको बंद कर लेगा, और जैसे ही हम सप्लाई को बंद कर देंगे तो उसको खोल देगा। तो यहाँ पर क्या करता है, संपर्कों को खोलने और बंद करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, भूमिगत केबलों का प्रहसन करते समय अभिघात या केबल क्षति से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्रवोपाय है, यानी उपाय है। ऑप्शन ए है बिजली के झटके से बचने के लिए विद्युतरोधी यंत्रों का उपयोग करें और रबड़ के दस्ताने पहने। ऑप्शन बी है केबलों को हमेशा हेक्सा का उपयोग करके काटें। ऑप्शन सी है किसी मौजूद क्षति की जांच किए बिना केबलों का प्रहसन करें। ऑप्शन डी है शीतलन के लिए केबलों को नमी के संपर्क में छोड़ें। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा है कि जो केबल को अभिघात यानी शॉर्ट सर्किट या क्षति से बचाने के लिए क्या होगा करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, बिजली के केबल झटके से बचने के लिए विद्युतरोधी यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए और उन पर काम करते समय रबर के दस्ताने पहनने चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, और जो बाकी आंसर है यहाँ पर रॉन्ग होंगे। जो यहाँ पर दे रखा है हेक्सा से काटना या केबलों को प्रस्तन करना, यानी छीलना बिना कोई क्षति किए, किसी मौजूद क्षति की जांच किए केबलों को प्रस्तन करें, यानी बिना जांच किए हम उनको काट रहे हैं। ऑप्शन डी है यहाँ पर शीतलन के, यानी केबल को किसी पानी वाली जगह पर रखना या नमी में छोड़ना। तो ये सभी आंसर यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों x ओम, 2x ओम और 3x ओम मान वाले 3 प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एकल डीसी विद्युत आपूर्ति से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि लूप में धारा 2 एम्पियर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि x का मान कितना होगा, यानी यदि परिपथ में धारा 2 एम्पियर चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लग रहे हैं और वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट और करंट कितनी है 2 एम्पियर।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है। तो R बराबर होता है V/I। तो वोल्टेज कितना है यहाँ पर 12 और करंट कितना है 2। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका यहाँ पर इसको आएगा 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, उस परिपथ का 6 ओम आ गया। तो दोस्तों हमको पता है यहाँ पर 2 ओम दे रखा है, 3 ओम दे रखा है और टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो हमको पता है एक रेजिस्टेंस 3 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस 2 ओम का है। तो तीसरा रेजिस्टेंस कितने ओम का होना चाहिए, तो ये होगा 1 ओम का। यदि ये 1 ओम का होगा तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों जुड़कर कितने बन जाएंगे, 6 ओम बन जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आएगा ऑप्शन डी। एक्स की जगह यहाँ पर क्या आएगा, 1 ओम। तो यदि एक्स का मान 1 ओम होगा तो दूसरा प्रतिरोध 2 ओम का हो जाएगा और तीसरा प्रतिरोध 3 ओम का हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल प्रतिरोध 6 ओम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, किसी दी गई दिशा में प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त एसआई इकाई क्या है। दोस्तों हमको पता है कि कोई भी दिशा में यदि प्रकाश जा रहा है तो उसको मापने की इकाई क्या है, तो उसको हम बोलते हैं कैंडेला, जो हमारी ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, या प्रकाश तीव्रता का मात्रक भी हम उसको बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कैंडेला। राइट आंसर ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, एसी मोटर के वाइंडिंग डेटा रिकॉर्ड करते समय प्रति कुंडली फेरों की प्रभावी संख्या निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन है शक्ति गुणांक और धारा निर्भार, ऑप्शन बी है खास अंतराल और कुंडली विस्तृत, ऑप्शन सी है वोल्टता निर्धार और प्रचालन की आवृत्ति, ऑप्शन डी है वाइंडिंग तार की लंबाई और प्रतिरोध। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है प्रति कुंडली फेरों की संख्या यानी वाइंडिंग करते समय। तो हमको वहां पर ध्यान रखना होता है कि पोल पिच कितनी है और कुंडली पिच कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, सोल्डरिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य लाभ है। कि यहाँ पर जो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उपयोग की जाती है, क्यों की जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है का राइट कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला ताप पर सटीक नियंत्रण प्रदान करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, किसी अच्छे विद्युत रोधी में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों हमको पता है जो अच्छा विद्युत रोधी होता है उसको उच्च आंतरिक सामर्थ्य की जरूरत होती है। तो यहाँ पर पहला भी सही है। ऑप्शन बी है विद्युत रोधी पदार्थ असरंध्र होना चाहिए। हाँ दोस्तों ये भी सही है कि जो विद्युत रोधी होता है उसमें सरंध्र यानी उसमें रंध्रों की संख्या कम होनी चाहिए। ऑप्शन सी है वेधन रोधी क्षमता यानी पंचर स्ट्रेंथ और फ्लैश ओवर का निम्न अनुपात। नहीं दोस्तों ये इसका अनुपात उच्च होना चाहिए, यहाँ पर जो पंचर स्ट्रेंथ है ये उसकी उच्च होनी चाहिए। ऑप्शन डी है उच्च विद्युत प्रतिरोध, ये भी सही है, यानी डी है, ऑप्शन डी दे रखे उच्च विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए इसमें, तो ये भी सही है। लेकिन कौन सा, ऑप्शन सी यहाँ पर आवश्यक नहीं है, ये यहाँ पर गलत है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर कौन सा गुणधर्म आवश्यक नहीं है, क्वेश्चन को यहाँ पर घुमाकर दे रखा है, आवश्यक नहीं है, तो ये कौन सा, सी आवश्यक नहीं होगा यहाँ पर, यानी पंचर स्ट्रेंथ उसकी उच्च होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 सेल श्रेणी में जुड़े हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की रेटिंग 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर और है, बैटरी की वोल्टेज रेटिंग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको पता है कि जो 3 सेल हैं उनको श्रेणी में जोड़ रखा है। जैसे हमारे पास 3 सेल हैं, ये हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यदि इनको हम 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट तीनों को हमने यहाँ पर सीरीज में जोड़ दिया है, तो इसकी टोटल वोल्टेज कितनी आएगी। तो दोस्तों हमको पता है जो सीरीज है इसमें सभी वोल्टेज जुड़ जाती हैं, प्रत्येक सेल पर वोल्टेज अलग अलग होती है, तो सभी वोल्टेज को हम जोड़ देंगे। तो यदि हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 4.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये 24 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यह है कि
100 ओम प्रतिरोध वाला एक गैल्वेनोमीटर 5 मिली एम्प पर पूर्ण मापनीय विक्षेपण देता है। इसे 5 एम्पीयर तक रीडिंग लेने वाले एमीटर में बदलने के लिए शंट प्रतिरोध कितना मान आवश्यक है? तो दोस्तों पहले कितना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर 100 को, यानी पहले दे रखा है 100 प्रतिरोध यानी 100 रेजिस्टेंस है और 5 मिली एम्पीयर प्रवाहित धारा हो रही है। तो पहले हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिली एम्पीयर। मिली एम्पीयर को हम एम्पीयर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 इंटू 5 इंटू 10 की घात -3। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 0.5 यहाँ पर इसका निकल कर आएगा पहले का। अब यहाँ पर दे रखा है इसको, इसे 5 एम्पीयर तक रीडिंग लेने वाले, मतलब इसको पहले था 5 मिली एम्पीयर, अब इसको क्या करना है 5 एम्पीयर। पहले माप रहा था ये 5 मिली एम्पीयर करंट, अब इसको मापना है 5 एम्पीयर, तो वहाँ तक इसको बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 एम्पीयर को हम इनमें से ऑप्शन में दे रखा है कि कौन सा ऐसी संख्या है जिसको हम 5 से गुणा करने पर यानी 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 0.5 हो जाए। तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 0.5 हो जाए, तो हम यहाँ पर इसको 0.1 गुणक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। तो यह कितनी 5 एम्पीयर तक अब रीडिंग को मापने लगेगा। तो शंट प्रतिरोध कितने ओम का लगाना चाहिए हमको, यहाँ पर 0.1 ओम का लगाना चाहिए, तो ये 5 एम्पीयर तक की रीडिंग माप सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो रासायनिक अभिक्रिया पर होती है। जब हमको पता है दोस्तों बैटरी डिस्चार्ज होती है तो दोनों इलेक्ट्रोड पर हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये धन इलेक्ट्रोड तथा ऋण इलेक्ट्रोड दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिष्ट कार्य यानी हमारे पास कोई रेक्टिफायर है कि आउटपुट को फिल्टर करने और डीसी वोल्टता को सुचारू करने के लिए प्रयुक्त सबसे उपयुक्त घटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए है प्रेरक, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी है संधारित्र, ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों हमको पता है कि जो हम डीसी को फिल्टर करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं, कैपेसिटर का करते हैं। हम प्रेरक का भी प्रयोग कर सकते हैं, इंडक्टर का, लेकिन क्या करता है इंडक्टर करंट का लॉस ज्यादा करता है यानी हानि ज्यादा करता है। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में जब अगर वोल्टता 0.7 वोल्ट से अधिक बढ़ जाती है तो क्या होगा? दोस्तों हमको पता है कि जो सिलिकॉन डायोड होता है उसके लिए कट वोल्टेज कितना होता है 0.7 वोल्ट, और जो जर्मेनियम होता है उसके लिए होता है 0.3 वोल्ट। तो यहाँ पर दे रखा है कि यदि वोल्टेज को हम 0.7 वोल्ट से भी अधिक बढ़ा दे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो धारा होती है उसमें चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है, धारा एकदम से बहुत अधिक बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया होगा ऑप्शन ए, धारा चरघातांकी रूप से वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, एक डीसी शंट मोटर निर्धार लोड यानी रेटेड लोड पर 1000 आरपीएम पर चल रही है। यदि क्षेत्र प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए यानी फील्ड करंट को हम बढ़ा दें तो क्या होने की संभावना रहती है? तो दोस्तों हमको पता है कि जो डीसी शंट मोटर होती है उसमें हम क्या करते हैं, यदि फ्लक्स को बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये क्षेत्र प्रतिरोध को बढ़ाते हैं यानी हम रेजिस्टेंस को यहाँ पर इंक्राइज करते हैं यानी बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा करंट कम हो जाएगी। और यदि दोस्तों हमको पता है करंट कम होगी तो यहाँ पर फ्लक्स भी कम होगा, और फ्लक्स होता है वो गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर एन है स्पीड है वहाँ पर बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर चाल बढ़ जाती है। यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट, यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगी, करंट कम होगी तो फ्लक्स भी कम होगा, और फ्लक्स कम होगा तो गति बढ़ जाएगी। हमको पता है जो गति होती है वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, गति होती है वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसिंग केपिंग तार स्थापन प्रणाली में विद्युत स्थापनों के लिए केसिंग और केपिंग का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों हमको यहाँ पर पूछा गया कि जो विद्युत स्थापन यानी वायरिंग कर रहे हैं यहाँ पर केसिंग केपिंग का उपयोग करने का पहला उद्देश्य कौन सा है?
तो यहाँ पर दे रखा है कि तारों को भौतिक क्षति और पर्यावरणीय कारकों से बचाना। हाँ दोस्तों, यदि कोई तारों को भौतिक क्षति हो रही है या कोई पर्यावरण कारक हो सकता है जैसे बरसात, धूप, गर्मी, उससे बचाने के लिए हम वहाँ पर केसिंग केपिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी सेल को सीधे खाली स्थान से चार्ज किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर डीसी स्रोत से हम कोई भी सेल को चार्ज कर सकते हैं। वहाँ पर हमें सीधा डीसी करंट देना है और बैटरी या सेल को हम चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में सामान्य उत्तेजन के अंतर्गत शक्ति गुणांक क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर दिया सिंक्रोनस मोटर में यदि उत्तेजन सामान्य है, नॉर्मल एक्साइट है मोटर, तो वहाँ पर शक्ति गुणांक इकाई होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकांक। यदि ओवर एक्साइटेड है तो वहाँ पर पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक अग्रगामी होगा। यदि मोटर लो एक्साइटेड है यानी अल्प उत्तेजित है, वहां पर पावर फैक्टर होगा वो पश्चगामी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या विद्युत रासायनिक ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों विद्युत रासायनिक ऊर्जा के सिद्धांत पर क्या काम करता है, ये करता है सेल या ईंधन सेल बोल सकते हैं। ताप विद्युत युग्म यानी थर्मोकपल भी नहीं करता, सोलर सेल भी नहीं करता, जेनर डायोड भी नहीं करता, यहाँ पर ईंधन सेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पीड़ित अभी भी विद्युत स्रोत के संपर्क में है तो प्रथम प्रतिक्रियाता को सबसे पहले कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। ऑप्शन ए अतिरिक्त सहायता के लिए कॉल करे, ऑप्शन बी पीड़ित की नाड़ी की जांच करे, ऑप्शन सी पीड़ित की मृत्यु की घोषणा करे, ऑप्शन डी है स्विच ऑफ करके या प्लग हटा करके संपर्क तोड़े। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये होगा ऑप्शन डी, स्विच को पहले ऑफ करना है फिर प्लग को हटाकर संपर्क तोड़ने यानी प्लग को हटा देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में बुशिंग खालिस्तान के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों हमको पता है ट्रांसफार्मर में बुशिंग का कार्य होता है कि वह जो लाइव चालक होता है, चालक तार होता है, उसको बॉडी से अलग रखता है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है, बाह्य परिपथ को जोड़ने के लिए विद्युत रोधी टर्मिनल। हाँ, ये एक बाह्य परिपथ को जोड़ने के लिए उसको बॉडी से अलग रखता है, यानी जो लाइव करंट वाले तार को बॉडी से पृथक रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तार स्थापन प्रणाली में फ्यूज का प्राथमिक प्रयोजन क्या है। ऑप्शन ए परिपथ में धारा को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी परिपथ को वियोजित करके ओवरलोड और लघुपतन को रोकना, ऑप्शन सी भूक्षरण दोषों का पता लगाना, ऑप्शन डी प्रतिवर्ती धारा के लिए पथ प्रदान करना। तो दोस्तों फ्यूज का कार्य होता है परिपथ को वियोजित करना और ओवरलोड और लघुपतन से सुरक्षा करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्या प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हम सेलों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो वहां पर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्यों जोड़ा जाता है। तो वहां पर हमको क्या करना है, उच्चतर निर्गम धारा यानी करंट को बढ़ाना है। हाई करंट चाहिए तो हम सेलों को समांतर में जोड़ेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओम मापी का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध खाली स्थान होता है। जो ओम मीटर होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, ये होता है 0 ओम। आदर्श के लिए कितना होगा, 0 ओम। यदि वैसे पूछे कि ओम मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ये दोस्तों ये होता है बहुत कम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर परिपथ विच्छेदक तेल की दुर्बल प्राविद्युत सामर्थ्य का कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। दोस्तों इनमें से कौन सा कारण है जो हमारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, किसकी, तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है इलेक्ट्रोड टिप का गलत होना, ऑप्शन बी तेल का अत्यधिक गर्म हो जाना, ऑप्शन सी टैंक का पदार्थ, ऑप्शन डी गतिशील संपर्क टूटना। तो दोस्तों यदि तेल अत्यधिक गर्म हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, तेल का दुर्बल प्राविद्युत सामर्थ्य होगी, यानी तेल वहां पर खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मोटर में आर्मेचर के अतितृप्त होने का संभावित उपचार है? यदि आर्मेचर अत्यधिक गर्म हो रहा है तो इनमें से हम कौन सा उपचार करना चाहिए? ऑप्शन ए ब्रश को उदासीन तल पर सेट करना, ऑप्शन बी अति भार को कम करना, ऑप्शन सी बेरिंग बदलना, ऑप्शन डी खुले प्रवर्तक प्रतिरोधक की जांच करना। तो दोस्तों वहां पर हम क्या करेंगे? भार को कम करेंगे, जो मोटर पर लोड चल रहा है उसको कम करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन की अपारंपरिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों बायोमास है, ये एक अपरंपरागत विधि है, इसको हम कितनी भी बार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी नोड की नोड वोल्टता सदैव खालिस्तान के सापेक्ष मापी जाती है। तो दोस्तों हमको पता है जो नोड की नोड वोल्टता हमेशा ग्राउंड के सापेक्ष ही मापी जाती है। वहां पर क्या करेंगे? हम ग्राउंड से उसकी वोल्टेज को मापेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, माप यंत्रों का अंशांकन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि लिए गए माप सटीक हो। वोल्टमीटर के अंशांकन के लिए प्राय निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर नाम से पता चल रहा है वोल्टमीटर के अंशांकन, तो यहाँ पर हम ज्ञात वोल्टेज से तुलना करते हैं। ज्ञात वोल्टेज स्रोत से तुलना की जाती है, वहां पर उसका उस हिसाब से अंशांकन किया जाता है, जैसे हमारा सीटीपीटी में किया जाता है। सीटी में हम यानी करंट ट्रांसफार्मर में करंट के हिसाब से करते हैं और पीटी में हम वोल्टेज के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भूमिगत केबल का उपयोग सर्वाधिक रूप से किया जाएगा? ऑप्शन ए है लघु दूरी की संचार लाइनों के लिए, ऑप्शन बी है कम जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है बारंबार तूफान और तेज हवा वाले क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है उच्च वोल्टता संचरण की आवश्यकता वाले औद्योगिक संयंत्र में। तो दोस्तों सबसे अधिक प्रयोग वहां पर होगा जहां पर तूफान आता है और तेज हवाएं चलती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 फेज प्रेरण मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों 3 फेज मोटर होती है, उसमें घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्टेटर कुंडली को संतुलित यानी हम संतुलित वाइंडिंग करेंगे स्टेटर पर, उस हिसाब से वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि हम कोई भी कुंडली को गलत डालते हैं तो वहां पर रोटर के लॉक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्यकालिक मोटर का भाग नहीं है? तो सिंक्रोनस मोटर होती है उसका कौन सा भाग नहीं है? स्टेटर फ्रेम होता है, दिक् परिवर्तक जो कम्यूटेटर है ये नहीं होता, स्पाइडर भी होता है जो डेम्पर वाइंडिंग अवमंदक कुंडली वे भी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत कार्य में सोल्डरन की तुलना में ब्रेजन यानी ब्रेजिंग का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए है ब्रेजिंग एक अधिक तेज प्रक्रिया है, ऑप्शन बी ब्रेजिंग के लिए किसी फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी है ब्रेजिंग के लिए निम्न ताप की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी है ब्रेजन का उपयोग असमान धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। हाँ दोस्तों ऑप्शन डी सही है, ब्रेजिंग का उपयोग हम असमान धातुओं से उनको जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं, और यह एक उच्च तापमान पर होने वाली प्रक्रिया है जिसको हम धीरे धीरे करते हैं, और इसमें जो फ्लक्स होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों गलत हैं और ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी विद्युत परिपथ में 2 समविभव नोडों के बीच धारा। तो दोस्तों समविभव नोड होते हैं उनके बीच जहां पर वोल्टेज समान है, 2 नोड हमारे पास उन पर वोल्टेज समान है तो उसमें बहने वाली करंट हमेशा शून्य होगी। यानी यदि विभवांतर है ही नहीं परिपथ में तो वहां पर करंट क्या होगा? शून्य होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमेशा करंट को चलने के लिए विभवांतर जरूरी होता है। जैसे हमारे पास 230 वोल्ट की सप्लाई होती है घरों में, जहाँ पर न्यूट्रल पर करंट होता है 0 और फेज पर करंट 220 वोल्ट होता है, 230 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या है? फेज डिफरेंस है कितने वोल्ट का? 230 वोल्ट का, तभी करंट चल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति
प्रेरणिक ऐसी परिपथ में पश्चगामी प्रतिघाती शक्ति की क्षतिपूर्ति करने तथा उनके द्वारा शक्ति गुणक में सुधार करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि अग्रगामी शक्तिघाती शक्ति की क्षतिपूर्ति करना, ये जो पश्चगामी शक्ति गुणांक होता है उसको सुधार करने के लिए। तो ऑप्शन है लोड प्रतिरोध में वृद्धि करना, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी है अधिक प्रेरित्र जोड़ना, ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी है आपूर्ति वोल्टता में वृद्धि करना, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी है अग्रगामी प्रतिघाती शक्ति की आपूर्ति करने के लिए संधारित्र जोड़ना। हाँ दोस्तों, जो कैपेसिटर बैंक होता है वहां पर हम उसका प्रयोग करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, संधारित्र का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है एनालॉग मल्टीमीटर का उपयोग करके विद्युत लोड प्रवणता मापते समय कौन सी संयोजन विधि यथार्थ और सुरक्षित मान सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए है आपूर्ति वोल्टता प्राप्त करने के लिए मीटर को विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करना। तो दोस्तों ये राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, श्रेणी क्रम में संयोजित करना, तो वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में संयोजित होता है। ऑप्शन बी है मीटर को परिपथ अवयव के साथ समांतर क्रम में संयोजित करना। हाँ दोस्तों, यह होगा कि जो हम मीटर को कहाँ पर लगाएंगे, समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। ऑप्शन सी है आंतरिक प्रतिरोध को दूर करने के लिए मीटर को सीधे फ्यूज में संयोजित करना। दोस्तों ये भी नहीं होगा। डी दे रखा विभवपात को मापने के लिए मीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करना, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको मापने के लिए श्रेणी क्रम में नहीं समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। तो प्राथमिक वाइंडिंग में दिष्ट धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर दिष्ट धारा नहीं होगी। प्राथमिक वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती धारा का एक लघु परिपथ बनाती है जो एक द्वितीय वाइंडिंग में वोल्टेज प्रेरित करती है। लघु परिपथ नहीं बनाती दोस्तों, यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट नहीं बनाती है। ऑप्शन सी प्राथमिक वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हाँ, प्राथमिक वाइंडिंग में जो अल्टरनेटिंग करंट है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वहां पर, जो द्वितीयक वाइंडिंग में वोल्टेज प्रेरित करती है। हाँ दोस्तों, ये सही है, इसका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहता है, ये होता है कि जब कोई भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो वहां पर विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। तो वहां पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर दे रखा ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें चालक को एक विशेष स्थिति में रखा जाता है और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है और वहां पर वोल्टेज उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान मान R वाले n प्रतिरोधकों को V वोल्ट के DC प्रदाय में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टतापात कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है यदि समान मान R वाले n प्रतिरोध, यानी सभी प्रतिरोधों का मान समान है और वहां पर प्रतिरोध है n, V वोल्ट के DC स्रोत से उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो प्रत्येक प्रतिरोध है उस पर कितना वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर होगा V/n वोल्ट, V/n वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक डायोड की अधिकतम पुनरावर्ती व्युत्क्रम वोल्टता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जो VRRM होती है उसको सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है। तो दोस्तों ये PN संधि की अपमिश्रण सांद्रता जो डोपिंग होती है वो सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, यदि 0.5 एम्पियर की DC धारा द्वारा 3 मिनट 20 सेकंड में कैथोड पर 111.83 मिलीग्राम सिल्वर निक्षेपित हो जाती है तो सिल्वर के विद्युत रासायनिक तुल्यांक ECE की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए हम फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, वो होता है M बराबर ZIT। Z क्या है यहाँ पर? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो यहाँ पर Z निकालने के लिए हम क्या करेंगे? M यहाँ पर द्रव्यमान कितना दे रखा है? यहाँ पर है 111.83 मिलीग्राम अपॉन I कितना है? करंट कितना है यहाँ पर? 0.5 एम्पियर इंटू समय कितना है? 3 मिनट 20 सेकंड, यानी मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे तो यहाँ पर 200 सेकंड है। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा, ये राइट आंसर ये आएगा 111 मिलीग्राम प्रति कूलाम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, लेंज के नियम के अनुसार 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर के घूर्णन दिशा क्या होती है? तो दोस्तों लेंज ने बताया था कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही घूमता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर के घूमने की दिशा, जिस तरफ फ्लक्स घूमता है यानी चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा उसी दिशा में रोटर भी घूमेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य पर्यावरणीय कारकों के कारण केबल क्षति से बचने के लिए भूमिगत केबल बिछाते समय कौन सा पूर्वोपाय आवश्यक है? दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि जो हम यदि भूमिगत केबल को बिछा रहे हैं तो केबल को बिछाने से पहले कौन सा हमको, यानी केबल को क्षति से बचाने के लिए कौन सा पहले ही उपाय करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अत्यधिक पैदल यातायात वाले क्षेत्रों में सीधे केबल स्थापित करें। ऑप्शन बी है अति तापन से बचने के लिए बिना विद्युत रोधन वाले केबल का उपयोग करें। ऑप्शन सी यह सुनिश्चित करें कि केबल को नुकीली वस्तुओं और यांत्रिक प्रतिबल से उचित सुरक्षा के साथ ठीक से रूट किया गया हो। हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर दिया गया है कि केबल को नुकीली वाली वस्तुओं से बचाना है और उसको यांत्रिक प्रतिबल से उचित सुरक्षा के साथ ठीक से रूट किया गया हो, यानी वह यांत्रिक प्रतिबल को सहन कर सके, इस तरह से उसको बिछाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमोमीटर प्रकार के वाट मापी में प्रत्यानयन बल जिसके कारण सुई अपनी शून्य स्थिति में लौट आती है प्राय खाली स्थान द्वारा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों डायनमोमीटर में ये किसके द्वारा किया जाता है? ये स्प्रिंग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यांत्रिक स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटक कौन सा होता है? दोस्तों जो मरकरी सेल होती है वो एक क्षारीय सेल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसमें विद्युत अपघट्य होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ के लिए सक्रिय शक्ति 100 वाट है, इसमें 4 ओम के प्रतिरोधकों से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पावर दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर है 100 वाट और रेजिस्टेंस है इसमें 4 ओम के प्रतिरोध से, यानी रेजिस्टेंस का मान कितना है? आर कितना है यहाँ पर? 4 ओम। तो यहाँ पर पूछा है कि करंट कितना होगा, तो हमको पता है यहाँ पर P बराबर होता है I स्क्वायर इंटू आर। तो हमको पूछा है यहाँ पर I, तो I स्क्वायर बराबर होगा P अपॉन आर। तो P कितना है यहाँ पर? 100 वाट। आर कितना है? 4, तो ये होगा 25। आई स्क्वायर है तो हम स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह आएगा, इसका करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक भार के बिना डीसी श्रेणी कुंडलित मोटर को परिचालित करना खतरनाक क्यों है? तो दोस्तों हमको पता है कि जो डीसी श्रेणी मोटर उसको बिना लोड के नहीं चलाया जाता है। यदि हम उसको बिना लोड के चलाएंगे तो उसकी गति खतरनाक रूप से बढ़ जाएगी। तो उसको परिचालित करना खतरनाक क्यों है? तो ऑप्शन है वह कम धारा कर्षित करता है। ऑप्शन बी, उसकी गति बढ़ सकती है तथा स्वयं को क्षतिग्रस्त कर सकता है। ऑप्शन सी, उसमें स्फूलिंग हो सकता है। ऑप्शन डी, वह शीघ्र ही बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसकी गति खतरनाक रूप से बढ़ जाएगी। क्या होता है दोस्तों उसमें कि जो हम जैसे ही उसको हम बिना लोड के चलाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? करंट कम होगा, यानी लोड नहीं होगा तो करंट भी कम होगा। यदि करंट कम होगा तो वहाँ पर फ्लक्स भी कम होगा।
हमको पता है डीसी मोटर की गति होती है वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फ्लक्स कम होगा तो वहाँ पर स्पीड वो एकदम से हाई हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शक्ति परिपथ के लिए स्विच का चयन करते समय सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए किस पर विचार किया जाना चाहिए? यदि हमें कोई स्विच का चयन करना है, कोई स्विच खरीदना है हमको, तो क्या करना चाहिए? वह है उच्च शक्ति परिपथ के लिए यानी हाई वोल्टेज के लिए हमको कोई स्विच खरीदना है तो वह कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर धारा निर्धार, जो यह सुनिश्चित करता है कि स्विच अधितापन के बिना परिपथ की धारा को प्रतिसहन कर सकता है। यानी वह ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी करंट को प्रवाहित कर सके, यानी बिना गर्म हुए, जो स्विच है वो गर्म ना हो और करंट को आसानी से परिपथ में प्रवाहित कर सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी धारा मापने के लिए एनालॉग मल्टीमीटर का उपयोग करते समय गलत रीडिंग से बचने या मीटर को क्षति से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी आवश्यक है? ऑप्शन ए, परिपथ में परीक्षण प्रोब को निविष्ट करने से पहले सही ध्रुवता की पुष्टि करना। ऑप्शन बी, ध्रुवता की जांच किए बिना मीटर को लोड टर्मिनलों से संयोजित करना। ऑप्शन सी है, लोड के साथ मल्टीमीटर के समानांतर संयोजन को सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी है, पॉइंटर की सुग्राह्यता में वृद्धि के लिए उच्च वोल्टता की बैटरी का उपयोग करना। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि डीसी करंट को मापना है तो वहाँ पर हमको पॉजिटिव और नेगेटिव का पता होना चाहिए यदि डीसी करंट माप रहे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि परिपथ में प्रोब को प्रविष्ट करने से पहले ध्रुवता की पुष्टि करनी, यानी ध्रुवता की हमें जांच करनी होगी, उसके बाद ही में हम मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम डीसी के लिए हमेशा जो पोलैरिटी होती है, ध्रुवता होती है, उसको देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर कम्यूटेटर पर कितने अंतराल पर माइका अंडरकटिंग की जाती है? तो डीसी मोटर कम्यूटेटर पर कितने अंतराल पर माइका अंडरकटिंग, यानी यदि डीसी मोटर है तो उसमें जो कम्यूटेटर लगा वहाँ पर हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर पर उनको पृथक करने के लिए सेगमेंट को वहाँ पर माइका भरी जाती है। वहाँ पर सेगमेंट को पृथक करने के लिए हम कम्यूटेटर में माइका को भरते हैं। तो वहाँ पर उसकी अंडर कटिंग कितने टाइम में करनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन है साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, वार्षिक। तो दोस्तों ये वार्षिक होना चाहिए, यानी 1 साल पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वोल्टता वोल्ट मापी से उच्च वोल्टता मापने के लिए रेंज बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम वोल्टेज यानी वोल्ट मापी की रेंज बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम एक मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं। यहाँ पर दे रखा ऑप्शन सी, एक श्रेणी वोल्टता विभाजक, यानी मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर खालिस्तान पथ के लिए ओम मापी द्वारा मापा गया प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए है विवर्त परिपथ, यानी विवर्त परिपथ और प्रतिरोध ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी, विवर्त परिपथ शून्य प्रतिरोध होता है। ऑप्शन सी, लघु परिपथ, यानी लघु परिपथ होता है उसका प्रतिरोध होता है वो हमेशा शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। जो हमारे पास जो शॉर्ट परिपथ होता है उसमें रेजिस्टेंस मापेंगे तो हमेशा शून्य आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इस हिसाब से ऑप्शन सी। ऑप्शन डी यहाँ पर लघु परिपथ अनंत, यदि परिपथ लघु है यानी शॉर्ट परिपथ, उसमें प्रतिरोध अनंत नहीं हो सकता, वहाँ पर शून्य प्रतिरोध ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टता मापी का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध, जो वोल्ट मीटर होता है उसका आदर्श आंतरिक प्रतिरोध खालिस्तान होता है और धारा मापी का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो दोस्तों जो वोल्ट मीटर होता है उसका आदर्श आंतरिक प्रतिरोध बहुत उच्च होना चाहिए, यानी अनंत। आदर्श के लिए हम अनंत का प्रयोग करेंगे और धारा मापी के लिए, आदर्श धारा मापी के लिए हम शून्य का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर होता कि वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक शब्द दे रखा है आदर्श, तो आदर्श के लिए हम अनंत और यहाँ पर आदर्श एमिटर के लिए हम
शून्य प्रतिरोध होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई संतुलित 3 फेज 4 तार प्रणाली स्टार कनेक्टेड संतुलित लोड की आपूर्ति करती है। न्यूट्रल तार में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि दोस्तों हमारे पास स्टार कनेक्टेड सिस्टम है और तीनों फेजों में करंट सेम चल रहा है यानी संतुलित है, तो वहाँ पर न्यूट्रल करंट में धारा कितनी होगी। तो यह यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यह होगी शून्य। यह शून्य है क्योंकि फेज धाराओं का सदिश योग शून्य होता है। यदि हमारे पास बैलेंस लोड है तो वहाँ पर न्यूट्रल में चलने वाली करंट शून्य होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों वहाँ पर हमारे पास चलने वाला करंट अनबैलेंस हो यानी तीनों फेजों में करंट अलग अलग चल रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करते, न्यूट्रल में कितनी धारा प्रवाहित होती, तो वो होती जो जिस शाखा में धारा सबसे कम चल रही है। तीनों फेजों में से जिस भी फेज में सबसे धारा कम चल रही है उससे भी कम धारा न्यूट्रल में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा योजित मोटर 18 एम्पीयर की लाइन धारा कर्षित करती है, प्रत्येक फेज वाइंडिंग में धारा कितनी है। तो दोस्तों प्रत्येक फेज की वाइंडिंग करंट को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है डेल्टा में क्या होता है, लाइन धारा √3 इंटू फेज धारा। जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट की √3 गुना होती है। तो यहाँ पर पूछा है फेज में करंट कितनी होगी। तो लाइन में करंट 18 एम्पियर, तो लाइन का करंट कितना है 18 एम्पियर, तो यहाँ पर रखेंगे 18 अपॉन √3 बराबर IP फेज करंट। तो जब हम 18 में √3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा 10.39 एम्पियर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूर्णतः डिस्चार्ज बैटरी द्वारा संग्रहित ऊर्जा खाली स्थान होती है। दोस्तों हमारे पास जो बैटरी है वो पूर्णतः डिस्चार्ज है, तो उसमें संग्रहित ऊर्जा क्या होगी, वो है शून्य ही होगी। यदि हमारे पास बैटरी डिस्चार्ज है यानी कोई चार्ज नहीं है, उसमें कोई भी करंट नहीं है, तो वहाँ पर शून्य करंट होगा, उसमें संग्रहित ऊर्जा भी शून्य होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर डीसी शंट मोटर में क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड वाइंडिंग खाली स्थान संयोजित होती है। तो दोस्तों हमको पता है जो डीसी शंट मोटर होती है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है वो समांतर क्रम में संयोजित की जाती है। जो ये वाइंडिंग है यहाँ पर समांतर में जुड़ी होती है, पैरेलल में, आर्मेचर की पैरेलल में जुड़ी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टोटल 70 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन है जो टोटल नॉन टेक्निकल के हैं और बाकी 70 क्वेश्चन यहाँ पर टेक्निकल के हैं। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 30 हैं जो नॉन टेक के हैं। हमने टेक्निकल के सभी 70 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। थैंक यू।